डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसका हम लोग हल देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विषय गणित का मॉडल प्रश्न पत्र जिसका सेट 1 है और उसका वस्तुनिष्ठ वाला पार्ट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जिसमें कि आपका 40 क्वेश्चन है, 40 प्रश्न है, उसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सामान्य निर्देश देख लीजिए। यहाँ कुल 40 प्रश्न है और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। ठीक है, और प्रत्येक का आपको 4-4 ऑप्शन दिया गया है और इसे आपको सॉल्व करके सही कलर करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना है, जो भी आएगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 140 है तो इसको आप गुणनखंड कर लीजिए। 2 से भाग लग जाएगा 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में। 7 अभाज्य संख्या आ गया, तो यही हो गया आपका 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। 2 2 5 7 आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो यह संख्या जो 6q + 5 के रूप का है क्या होता है, सम होगा, विषम होगा, अपरिमेय होगा या शून्य होगा। तो देखिए क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन 6q + 5 है तो इसको आप लिख सकते हैं 6q + 4 + 1। यहाँ से यहाँ वाला पार्ट में आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 3q + 2 हो जाएगा और यहाँ पर +1। तो ये वाला पार्ट हो गया सम और ये +1 होने के कारण ये पूरा संख्या हो गया विषम। ठीक है, क्योंकि 2 का गुणांक कोई भी संख्या सम संख्या कहलाता है, लेकिन अगर उसमें एक विषम संख्या 1 जुड़ गया तो वह विषम बन गया, इसीलिए यह एक विषम संख्या हो जाएगा। तो आपको देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर √3 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, तो 5 + 2√3 है तो यह अपरिमेय संख्या हो गया √3 और 2 परिमेय हो गया। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। ठीक है, और यह परिमेय है, लेकिन एक परिमेय और अपरिमेय का योगफल भी हमेशा अपरिमेय ही होता है, इसीलिए यह संख्या आपका हो गया अपरिमेय। तो ऑप्शन सी है अपरिमेय, ये आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न 4 यह है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आप पढ़े होंगे, यह पहला ही चैप्टर का सवाल है और इसे हम लोग कहते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहाँ पर होता है a बराबर bq + r और r का मान > 0 और b होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है, तो a = bq + r होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है a = bq + r, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न 5 है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे दिया। शून्यकों का योग को हम लोग अल्फा + बीटा कहते हैं, जो कि 3 दे दिया, और शून्यकों का गुणनफल आपका -2 यानी अल्फा × बीटा दे दिया -2। अब आपसे बहुपद पूछ रहा है, तो बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x² - अल्फा + बीटा का मान कितना दिया है 3, तो 3x प्लस अल्फा × बीटा का मान आपको -2 दिया है, रख दीजिए। तो x² - 3x ± -2, ये आपका बहुपद हो जाएगा। तो आपको देखिए ऑप्शन सी में दिया है x² - 3x - 2, ये वाला आपका सही उत्तर हो गया। तो प्रश्न 6 यह है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी।
देखिए यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिया गया है, इसको देख करके आपको बताना है कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल आसान सा नियम है, आपको ग्राफ को देखना है कि एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, उतनी ही हो जाएगी शून्यकों की संख्या। तो ये ग्राफ एक अक्ष को एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 यह है कि बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उसको हम लोग 0 के बराबर करके एक समीकरण बना लेते हैं और उसको सॉल्व करके x रहेगा तो x या u रहेगा तो u का मान निकालेंगे। तो 4u² + 8u = 0, यहाँ से 4u कॉमन हो जाएगा तो बचेगा u + 2 = 0। यहाँ से आपका हो जाएगा 4 इधर जाएगा तो 0/4 ख़त्म, तो u = 0 या u + 2 = 0। तो u = 0 या u = हो गया -2। 0 और -2 दोनों इसका शून्यक होगा। तो ऑप्शन ए में 0 दिया है, ऑप्शन सी में -2 दिया है और ऑप्शन डी में दिया है ए तथा सी दोनों, तो दोनों होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुनें। तो यह तीनों अनुपातों का मान अगर बराबर हो जाता है तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न 9 यह है कि समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी। समपाती हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या लंबवत हैं। तो इसको भी हम लोग रेशियो टेस्ट के द्वारा ही पता कर लेंगे। देखिए पहला समीकरण आपका 6x - 2y + 9 = 0 है और दूसरा है 3x - y + 12 = 0। यहाँ से a1/a2 आपका हो जाएगा कितना, 6/3 यानी 2 आया मान। b1/b2 का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा -2/-1 यानी कट के ये भी 2, और c1/c2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/12, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3/4। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये दोनों का मान तो 2 आया तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, क्योंकि 2 तो बराबर नहीं है 3/4 के। और अगर ऐसा केस आता है तो ऐसे केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो ऐसे केस में रेखाएं जो है वह समांतर हो जाती हैं, बिल्कुल समांतर, एक दूसरे को नहीं काटने वाली। तो आपका ऑप्शन बी में दिया है कि समांतर है, तो यही वाला सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 यह है कि समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। इन दोनों समीकरण का हल निकालना है आपको, तो सॉल्व कर लेंगे। x + y = 6, x - y = 2। तो देखिए यहाँ पर समीकरण को आप जोड़ देंगे, क्योंकि एक का चिन्ह प्लस है एक का माइनस, तो जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा y कट गया, x 2x और 6 2 8, तो x = 8/2 यानी कि 4। अब x का मान 4 आप किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में, तो 1 में ही रख देते हैं। तो 4 + y = 6, तो यहाँ से y = 6 - 4 2, तो हल आपका हो गया x = 4 y = 2। तो 4 2 देखिए आपको कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी में 4 2, यही सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी में 2 4 दे दिया है उलट करके, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है x का मान 2 और y का मान 4, जो कि गलत है, क्योंकि x का मान 4 आया है और y का 2, तो आपको ये वाला सही करना है, ऑप्शन डी को। प्रश्न 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर 4 समीकरण दिया गया है, चारों में आपको पता करना है कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन होता है, ax² + bx + c = 0 होना चाहिए। इसे ही हम लोग, ऐसे रूप वाले समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला समीकरण अगर हम देखते हैं तो यहाँ x × x करेंगे तो x² इधर आएगा बायां तरफ,
और इधर भी, तो दोनों कट जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा ही नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन 2 को देखते हैं, x+1 का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यहाँ भी पहला एक्स स्क्वायर इधर बचेगा और दाहिने तरफ भी एक्स स्क्वायर है, कट के ख़त्म हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तीसरा देखते हैं तो ये वाला आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और राइट साइड में आपको 2x - 6 सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यही वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, और जब इसे सॉल्व करेंगे a - b के होल स्क्वायर में तो इधर भी एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर कट के यहाँ भी एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऐसे आप कम टाइम में पता कर सकते हैं, और कन्फ्यूजन हो तो पूरा सॉल्व करके देख लीजिएगा, यह सी वाला ही द्विघात समीकरण होगा। प्रश्न 12 यह है कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति है। मूल की प्रकृति कैसी होगी उसको पता करने के लिए अब विविक्तकर का मान यानी d का मान निकालना होता है। चलिए निकालते हैं। समीकरण है आपका x² + x - 1 = 0। यहाँ a = 1, b = 1 और c = -1। तो d बराबर होता है b² - 4ac, यानी सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × c का मान -1, 1 -4 यानी कि 5 यानी कि 0 से बड़ा है। और अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि मूल वास्तविक तथा असमान होता है। तो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यही वाला हो जाएगा आंसर आपका। प्रश्न 13 यह है कि ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होने का मतलब कि मूल वास्तविक तथा असमान, यही वाला पिछला कंडीशन ही है। तो ऐसे केस में आपको बताया था कि d का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, ठीक है। और d का फार्मूला होता है b² - 4ac, तो यह 0 से बड़ा होगा तभी मूल आपका दो भिन्न और वास्तविक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन सी में दिया है b² - 4ac > 0, तो इस केस में ही आपको दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न 14 यह है कि द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर का मतलब d का मान आपको निकालना है। तो समीकरण आपका है x² - x + 3 = 0। तो यहाँ a = 1, b = -1 और c = 3 हो गया। तो d = होता है b² - 4ac, ठीक है। यहाँ रख देंगे b का मान -1 का स्क्वायर, -4 × 1, a का मान 1 और c का मान 3, -1 का स्क्वायर +1 और यहाँ आपका -4 × 12, 1 - 12 -11 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी में दिया गया हुआ है -11, यही ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न 15 यह है कि प्रथम पद a एवं सारो अंतर d वाले AP का nवां पद निम्न में से चुनें। तो nवां पद का सूत्र ही होता है an = a + n - 1 × d। यह तो डायरेक्ट सूत्र ही पूछ दिया गया है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद होगा। 30वां पद आपको निकालना है, ठीक है। AP का प्रथम पद a बराबर हो गया 10, d बराबर हो गया 7 - 10, a2 - a1 फार्मूला होता है d का, यानी -3। अब आपसे 30वां पद पूछा है a 30, इसका फार्मूला हो जाएगा a + 29d, ठीक है। a का मान आप रख दीजिए 10 + 29 गुना d का मान -3, तो 10 + 29 गुना 3 हो गया आपका 87 और 10 - 87 हो गया -77, तो यही 30वां पद हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रश्न 17 यह है कि AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। इस AP का कौन सा पद 78 होगा, यानी पदों की संख्या आपको निकालनी, n का मान। तो देखिए AP में a बराबर आपका 3 हो गया, d बराबर हो गया 8 - 3 यानी कि 5, ठीक है। और कौन सा पद 78 पूछा है तो आपको मान लेना है कि nवां पद 78 है, यानी मान लीजिए कि an बराबर 78 है। इस तरह से
और यहाँ से अब फार्मूला लगाइए ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए का मान रख देंगे 3 प्लस एन का मान निकालना है, एन माइनस 1 रहेगा, और डी का मान 5 बराबर 78। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 78 माइनस 3, और 5 गुना में है तो 5 भाग में, तो एन माइनस 1 बराबर हो गया 78 माइनस 3 75 बटे 5, 5 से कट गया 15 बार में 15, और 15 में एक इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी कि 16, यानी कि 16वां पद आपका हो जाएगा 78, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ दिया गया वहीं से, तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर त्रिभुज समरूप है और उसकी भुजा का अनुपात आपको दे दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वह भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो भुजाओं का वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग अनुपात 9 का वर्ग, यानी 16/81, यानी हो जाएगा 16:81 आपका उत्तर, यानी आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B है। तो देखिए यहाँ पर कोण B पता करने के लिए आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में नियम होता है, कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, तो अगर 90 के सामने वाला भुजा जो कि कर्ण कहलाता है, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग यानी AB² प्लस BC² के योग के बराबर हो जाता है। तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि कोण B जो है वह समकोण हो जाता है, यही आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। वैसे तो कोण भी समकोण ही होगा, फिर भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर आप AC² निकाल लीजिए, तो AC² हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 144। अब आप निकाल लीजिए AB² प्लस BC², तो AB हो गया आपका 6√3 का होल स्क्वायर और प्लस BC² का मतलब 6 का स्क्वायर। अब देखिए 6 गुना 6 36 और 36 गुना 3 108 और प्लस 6 गुना 6 36, 108 में 36 जोड़ेंगे तो 144, यानी कि AC² बराबर हो गया इसके, और ऐसा होता है तो आप कहेंगे कि कोण भी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21, मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र होता है OP बराबर √x² प्लस y²। इसे रख दीजिए आप, x का मान 3 दिया है 3 का स्क्वायर, y का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 मात्रक, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न 22, बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालना है आपको मध्य बिंदु सूत्र से। तो देखिए ये जो 2, 5 है इसको आप मान लीजिए x1, y1, और आपका 4,7 है इसको मान लीजिए x2, y2, और मध्य बिंदु सूत्र से x निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, ठीक है। तो x1 हो गया आपका 2 प्लस x2 हो गया 4/2, 4 2 6/2 यानी कि 3, और y निकालने का सूत्र y1 प्लस y2/2 होता है। y1 हो गया आपका 5, y2 हो गया आपका 7/2, 7 5 12/2 यानी 6, तो 3,6 आपका हो गया मध्य बिंदु, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, यही सही उत्तर है। प्रश्न 23, यदि 2 sin A = sin 2A हो तो A का मान होगा, यानी A का मान कितना डिग्री रख दिया जाए ताकि ये LHS और RHS में जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए। तो यहाँ हम 0 रखेंगे तो ही ये दोनों बराबर होगा, ऑप्शन सी वाला मान। A का मान क्या रखेंगे 0, दिखा देते हैं कैसे। 2 sin A = sin 2A है, यहाँ पर हम रख देंगे 2 sin A के जगह पर 0 डिग्री बराबर sin 2 और गुना A के जगह पर 0 डिग्री, तो 2 sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेबल से आप लोग जानते होंगे, और sin 2 × 0 0 डिग्री ही हो जाएगा,
2 गुना 0 0 और साइन 0 का मान 0। तो इस तरह से आपका बराबर हो गया। तो 0 ही रखने पर सिर्फ बराबर होगा, बाकी आप कुछ भी रख के देख सकते हैं तो बराबर नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न 24, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको सॉल्व करने का नियम है, आप किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को, जैसा दोनों में आपको कोस और साइन दिख रहा है तो आप इसको साइन बना लीजिए तो दोनों सेम सेम हो जाएगा, या इसको कोस बना करके आप बना सकते हैं। किसी एक को चेंज करना होता है दूसरे के रूप में, हम पहले वाले को ही चेंज करेंगे। कैसे, देखिए कोस 48 प्लस 42 तो 90 होना चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा, 48 में 42 जोड़ेंगे 90 है, क्लियर है। तो आप इस 48 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42, यही फंडा है। अब माइनस साइन 42 डिग्री को रहने देंगे। अब कोस 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये लिखा जाएगा साइन 42 डिग्री। अब माइनस इधर साइन 42 डिग्री तो है ही, ये दोनों कट के हो गया आपका 0, तो यही आपका उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न 25, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको साइन ए का मान दिया हुआ है 3/5, और साइन ए का फार्मूला होता है p/h, ठीक है। अब b का मान आप निकाल लीजिए, तो b बराबर फार्मूला होता है √h² माइनस p²। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, h का मान 5² माइनस p का मान आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, तो b का मान 4 आ गया। तो कोस ए का फार्मूला होता है b/h, ठीक है। तो यानी 4/h का मान 5, तो 4/5 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 26, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई बताना, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको फिगर बनाना होगा। ये मान लीजिए कि मीनार है ए बी, ठीक है, और ये आपको मान लीजिए धरती का कोई बिंदु है, जहाँ से मीनार के पाद बिंदु की दूरी है आपका 15 मीटर, ठीक है। और यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया गया है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यानी ए बी का मान आपको निकालना है, इसको सी कर दीजिए, ठीक है। तो मीनार लंबवत खड़ा होता है, मानते हैं हम लोग 90 डिग्री पर। तो आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब आपको सोचना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं जिसमें आपको इस कोण को ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये लंब कहलाता है, और ये आपको आधार दिया। लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में, तो टेन थीटा लगा के चलना है। तो त्रिभुज ABC में ले लेंगे हम लोग, टेन थीटा बराबर p/b होता है। p यानी कि AB हो गया, और b आधार हो गया आपका BC। तो यहाँ पर टेन थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख देंगे। AB आपको निकालना है, BC का मान आपको 15 दिया हुआ है। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3/1 बराबर AB/15, ठीक है। AB गुना 1, AB बराबर 15 गुना √3, 15√3 मीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रश्न 27 यह है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण QPR का मान होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। और कौन कैसा है, जहाँ पर आपको Q समकोण है, तो यहाँ पर आप समकोण रख दीजिए, और त्रिभुज आपका PQR, ठीक है। और PQ का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और PR का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है QPR कोण, यानी ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, ठीक है। इस कोण P कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए अगर कोण P हम लोग लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती है, P जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये वाली हो जाएगी आधार B, और 90 के सामने वाला कर्ण H। तो आपको P तो नहीं दिया है, आपको B और H दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि आधार और कर्ण का मान दिया है। तो आप ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चुनिए जिसमें आधार और कर्ण आ जाता हो, तो कोस थीटा में आ जाता है, क्योंकि कोस थीटा का फार्मूला b/h होता है, ठीक है।
कोस थीटा बराबर होता है b/h। तो यहाँ से कोस थीटा की जगह पे आप p ले लेंगे, p का मान निकालना है तो, और b का मान आपको 3 दिया है और h का मान 6, तो 3 दूना 6, 1/2 हो गया। तो यहाँ से आपको हो गया कोस p बराबर, कोस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ से आपको कंपेयर करेंगे तो p का मान हो गया 60 डिग्री। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन सी। प्रश्न 28 यह है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त पर आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जिधर से भी चाहें आप। अनंत बिंदु होते हैं एक वृत्त पर, तो अनंत स्पर्श रेखाएं भी हो सकती है। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है। तो देखिए इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। यह वृत्त से क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर, और उस पर एक बिंदु P है, ठीक है। और कह रहा है कि आपका स्पर्श रेखा PQ है। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देंगे हम लोग, तो ये स्पर्श रेखा PQ हो गई। और कह रहा है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, O से, ये केंद्र O हो गया, तो यहाँ से एक जा रही है रेखा जो यहाँ इस तरह से मिल रही है बिंदु Q पर, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि PQ की लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यह बन गया आपका एक समकोण त्रिभुज, OPQ समकोण त्रिभुज बन गया। 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो कर्ण का मान आपको दे दिया, आधार भी मान लीजिए आपको दे दिया OP। तो आपको लंब निकालना है PQ। तो लंब निकालने का फार्मूला है PQ बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया आपका OQ, तो OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका PQ निकल जाएगा। OQ का मान 12 दिया है, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस OP का मान आपको 5 दिया हुआ है त्रिज्या, तो ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 में 25 घट गया तो हो गया 119। तो 119 सेंटीमीटर रूट में ही रह गया, इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न 30, यदि TP-TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है, कोण PTQ आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर यह एक वृत्त हो गया, इस पर दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींचना है आपको। यहाँ से आप एक इस तरह से खींचिए, एक इधर खींच दीजिए, इसका नाम T दे दीजिए, ये हो गया P, ये हो गया Q, TP-TQ, ठीक है। और कह रहा है कि कोण POQ 110 डिग्री है, तो केंद्र ये O हो गया, तो POQ हो गया आपका 110 डिग्री। तो कोण PTQ ये वाला कोण आपका कितना होगा। तो देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, तो ये भी 90, ठीक है। और इस तरह से ये बन गया एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, आप लोग जानते हैं। तो इस चतुर्भुज में चारों का योग कर लीजिए, 360 हो जाएगा। तो आपका कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q और प्लस कोण T, यही T निकालना है, TP जिसे कहा गया है कोण PTQ, यही है कोण T। तो बराबर 360 हो जाता है। तो कोण P हो गया आपका 90, कोण O हो गया 110, कोण Q हो गया 90 और कोण T आपको निकालना है बराबर 360। जोड़ लीजिए 110 90 200 290 हो गया। तो कोण T बराबर 360 डिग्री में घट जाएगा 290 डिग्री, तो घटा देंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए ये वृत्त हो गया और यहाँ पर कोण बन रहा है 60 डिग्री, त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
और ये ओ ए बी, यही त्रिज्यखंड हो गया ओ ए बी। इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसी पे रखना है। थीटा का मान आपका 60 डिग्री है बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर का मान 14 गुना 14 हो जाएगा। कटा दीजिए 0 0, 6 से 6 बार में 36, फिर आपका कट जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 7 7 भी कट गया। 22 गुना 14 बटे 3 कर लीजिए। 14 दूना 28 के 8 बचा 2, 14 दूना 28 2 30, 308 बटे 3। ये आपका कटेगा नहीं अब, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी में सही उत्तर है। प्रश्न 32, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही आपसे फार्मूला ही पूछ लिया जो पिछले सवाल में हम लोग यूज किए थे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपको थीटा की जगह पे P ले लेना है, तो P बटे 360 गुना पाई, और स्मॉल आर की जगह पे कह रहा है कैपिटल आर ले लीजिए, तो ये हो गया। इसको गुना कर लीजिएगा तो पाई आर स्क्वायर P बाय 360, तो यही आपका फार्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर P बाय 360 डिग्री। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न 33, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। पहले वृत्त की त्रिज्या को आप मान लीजिए R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तब आपको एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, यानी वो वाला बड़ी वाली वृत्त होगी। इसकी त्रिज्या को आप R मान लीजिए, ठीक है, और R का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बड़े वाले वृत्त की परिधि इन दोनों छोटे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो आप ऐसा लिख लीजिए, परिधि बड़े वाले वृत्त की 2 पाई R बराबर छोटे वाले वृत्त की परिधि 2 पाई R1 अब प्लस दूसरे वाले छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई R2। यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब यहाँ से 2 पाई R बराबर 2 पाई कॉमन R1 प्लस R2, 2 पाई कैंसिल हो गया, तो R बराबर R1 का मान 19, R2 का मान 9, 19 में 9 जोड़ दीजिए, यानी कि 28 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 34, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो। तो यहाँ पर आपको घनाभ का विकर्ण का फार्मूला लगा देना है। घनाभ का लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर मान लेना है। तो घनाभाकार कमरे में सबसे लंबे बांस हम लोग जो रखते हैं वहाँ उसकी विकर्ण ही हो जाती है सबसे लंबी बांस की लंबाई। तो विकर्ण का आपका फार्मूला हो जाता है घनाभ का विकर्ण का √L² प्लस B² प्लस H²। इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। L यानी 12 मीटर हो गया, तो 12 का स्क्वायर, B चौड़ाई 9 मीटर, 9 का स्क्वायर, H ऊंचाई 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। सबको जोड़ लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17, तो 17 मीटर हो जाएगा उस सबसे बड़े बांस की लंबाई। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न 35, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। देखिए, यह एक शंकु है। शंकु का ऊंचाई आपको H का मान दे दिया 12 सेंटीमीटर और व्यास यानी D का मान दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई L का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो D की मदद से आप R निकाल लीजिए। R बराबर D/2 होता है, यानी 10/2 5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √H² प्लस R²।
सॉल्व कर लेंगे, h का मान रख देंगे 12 का स्क्वायर, अब प्लस r का मान रख देंगे 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 में 25 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 169, 169 और 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो 13 सेंटीमीटर हो गई तिर्यक ऊंचाई। ऑप्शन ए में दिया गया है, ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न 36, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक शंकु बना लिया गया है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर h का मान, और त्रिज्या दे दिया r का मान 6 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या देखिए, उस मिट्टी से शंकु बना है और एक बच्चा इसको बना दिया गोला के रूप में, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी, ठीक है। गोले की त्रिज्या आप कैपिटल R मान लीजिए, तो इसकी त्रिज्या आपको निकाल, चूँकि दोनों चीज़ जो बना है वो सेम क्वांटिटी से बना है, सेम मिट्टी से बना है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। हम दोनों के आयतन को बराबर करेंगे और वहाँ से r का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक है, ये होगा। अब गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। तो यहाँ से 3 तो कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू r क्यूब बराबर r स्क्वायर की जगह पे आप रख दीजिए 6 गुना 6 और गुना h का मान 24। अब यहाँ से r क्यूब बराबर हो गया 6 गुना 24 बटे 4, 4 गुना में इधर भाग में, तो 4 से कट गया 24 6 बार में, तो r बराबर हो गया इधर क्यूब रूट 6 गुना 6 यानी 6 निकल गया, तो यही आपका हो गया गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन सी में दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो यह सांख्यिकी से है, डायरेक्ट आपको सूत्र ही पूछ दिया गया है। तो सूत्र यह होता है कि 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, ये सही सूत्र है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को डैश कहते हैं। तो वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम लोग त्वरण कहते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर माइनस में 1.5 दिया है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वह 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटी ही होती है। तो 0 से छोटी कभी भी नहीं हो सकती, ऋणात्मक में कभी तो हो ही नहीं सकता है। बाकी इन सब का मान आपका 1 से कम है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इन तीनों का मान 1 से कम है, तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। प्रश्न 40, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता होगी। यानी किसी घटना की प्रायिकता 0.05 है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता, तो PE नहीं यानी कि घटना के नहीं होने की प्रायिकता का फार्मूला होता है 1 - PE, ठीक है। तो 1 - PE का मान आपका 0.05 दिया है, एक में इसको घटा लेंगे तो 0.95 हो जाएगा, यही ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो था 40 क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट बचा है उसका वीडियो मैं बहुत जल्द ही बना करके अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।